Hello everyone. Welcome to Arpita Sharma classes. Now this is Mihir, your educator. Now before I start with the today's lecture, there is a small announcement for you. Please subscribe to Arpita Sharma classes for daily the Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs, strategy classes, polity classes, and please join the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Here you will get all the daily updates regarding the lectures, and the PDF of this lecture will be provided on this Telegram channel. Now, Arpita madam is taking live classes on Unacademy Plus. So if you want to join Unacademy Plus and want instant 10% discount, then use code Sharma20 SHARMA20. So if you are going to use this code, then you will get immediately 10% discount on Unacademy Plus. Now, Arpita madam is going to take the course of Medieval History and Ancient History on Unacademy Plus. So the course of the Ancient History is going to start from the 6th July, and you can see that there would be total 16 sessions, and the course for the Medieval History is going to start from the 13th July, and there would be 12 sessions. So if you want to join Unacademy Plus, then use code Sharma20 to get 10% discount. Now let us start with our today's topic. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में वहां पे मेंशन किया होगा। तो ये जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज एस्टैब्लिश्ड अ परमानेंट इंडिपेंडेंट एंड ऑल इंडिया बॉडी। ठीक है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, उसका काम होता है टू एंश्योर द फ्री एंड द फेयर इलेक्शंस। ओके। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इट इज वन ऑफ द बलवार्क्स ऑफ द बुलवार्क्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये जो वर्ड होता है ना, बुलवार्क्स उसका मतलब होता है डिफेंसिव वॉल, अ डिफेंसिव वॉल। ठीक है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, वो हमारे एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिफेंसिव वॉल, इट एक्ट्स एज अ डिफेंसिव वॉल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके गाइस। देखो, अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके पास क्या पावर्स है? उसके पास सुप्रिटेंडेंस की पावर है, डायरेक्शन की पावर है, कंट्रोल की पावर है। तो वो किसको सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्ट और कंट्रोल किसको कर सकता है? तो देखो, जितने भी जो पार्लियामेंट में जो इलेक्शंस जो होते हैं, जितने भी जो स्टेट लेजिस्लेचर्स में जो इलेक्शन जो होते हैं, जितने भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जितने भी जो इलेक्शंस है, तो वहां पे इनको कंडक्ट करवाएगा हमारा इलेक्शन कमीशन। ठीक है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि जो लोकल गवर्नमेंट जो होती है, तो लोकल गवर्नमेंट जैसे कि म्यूनसिपालिटीज, वहां पे इलेक्शन करवाने का काम होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। ठीक है। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो कहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाता है? देखो, इलेक्शन टू दी पार्लियामेंट, इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वहां पे इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल म्यूनसिपालिटीज, तो वहां पे इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन का। ठीक है। बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जो आर्टिकल 324 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 324। ठीक है गाइस। अब कंपोजिशन, अब देखो इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन क्या होगा? तो इलेक्शन कमीशन के अंदर होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। इलेक्शन कमीशन के अंदर तो होता है वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनके साथ और होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स कितने होते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन के अंदर एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर कितने होते हैं वो डिसाइड करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो देखो, पहले क्या होता था?
मतलब पहले, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ, 1950 से लेकर अक्टूबर 1989 की जब बात थी, तब क्या था कि जो इलेक्शन कमीशन जो था, इट वॉज अ सिंगल मेंबर बॉडी। तब इलेक्शन कमीशन के अंदर सिर्फ सिंगल मेंबर था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 1989 और 90, बाद में 3 साल का गैप आ गया, ठीक है गाइस। देखो 1989 से लेके 1990 तक, और बाद में 3 साल का गैप आ गया यहाँ पे। और बाद में 1993 के बाद जो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है। तो एट प्रेजेंटली वहां पे टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर्स है, ठीक है। तो ये 3 इलेक्शन कमिश्नर्स कौन से हैं? तो एक तो हो गए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और दो हो गए हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स। सो करंटली जो इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। इट इज अ 3 मेंबर बॉडी, जहाँ पे एक तो हो गए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो दूसरे जो हो गए वो हो गए हमारे इलेक्शन कमिश्नर। और ये जो तीनों के तीन जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है, तो जो मैटर होगा इट विल बी डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी। ओके। अब क्वालिफिकेशंस क्या होती है, देखो इलेक्शन कमीशन का मेंबर बनने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन, ठीक है, मतलब जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रिस्क्राइब ही नहीं की है। ओके। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी क्वालिफिकेशंस फॉर द चेयरमैन मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो तुम्हें इलेक्शन कमीशन का कोई मेंबर बनना हो, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कोई भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की है। बाद में अपॉइंटमेंट की हम लोग बात करें, ठीक है। तो देखो, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, ठीक है, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाद में जो दो इलेक्शन कमिश्नर्स जो दो है, इनको अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सबसे पहले अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और बाद में जब वो इलेक्शन कमिश्नर को जब अपॉइंट करेंगे, तब ये जो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चेयरमैन ऑफ द कमीशन, ही विल बी वर्किंग एज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर shall be made by the president of India, and when the president appoints any other election commissioner, ठीक है, तब the chief election commissioner acts as the chairman of the commission, ठीक है। तो देखो, अगर कोई रीजनल कमिश्नर अगर अपॉइंट करना हो, ठीक है, इफ देर इज अ नीड टू अपॉइंट अ रीजनल कमिश्नर, तब क्या होगा, तो जो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, तब वो चीफ तब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कंसल्ट करेंगे। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर रीजनल कमिश्नर को अगर अपॉइंट करना हो, ठीक है, रीजनल कमिश्नर को अगर अपॉइंट करना हो, तो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कंसल्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये थी अपॉइंटमेंट के बारे में। अब सर्विस कंडीशंस, तो देखो, ये जो हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर्स जो थे, उनकी जो सर्विस की जो कंडीशंस जो है और उनका जो टेन्योर है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो द कंडीशंस फॉर द सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द रीजनल कमिश्नर्स शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स की जो सर्विस की कंडीशंस और टेन्योर वो डिटरमाइन करेंगे। तो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो होता है, ठीक है, मतलब उनके पास जब तक वो वहां पे है, ठीक है, दे आर देयर फॉर अ पर्टिकुलर टेन्योर, तो उनकी टेन्योर को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। सो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है दे आर प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। बाद में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी जो सर्विस कंडीशंस वो होती है, it cannot be varied to his disadvantage after his appointment. Okay, his service conditions of chief election commissioner cannot be varied to his disadvantage after his appointment. तो अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है और जो इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं उनकी टर्म क्या होती है। तो देखो, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो है और हमारे जो दो इलेक्शन कमिश्नर्स जो है उनका जो टेन्योर होता है वो होता है 6 इयर्स। ओके, 6 इयर्स और 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो टेन्योर याद रखना, 6 इयर्स और 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। अब बाद में सैलरी और अलाउंसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
तो देखो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दो इलेक्शन कमिश्नर्स जो थे, उनकी जो सैलरी जो होती है, उनकी जो सैलरी, उनका जो अलाउंसेस, ठीक है, वो इक्वल होता है। ओके, दे आर इक्वल। और वो कितनी होती है? इट इज इक्वल टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, इट इज इक्वल टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। The chief election commissioner and the other election commissioners have equal powers and receive equal salary, allowances and other perquisites. They are similar to those of the judge of the Supreme Court. अब हम लोग रिमूवल के बारे में पढ़ते हैं। देखो गाइज, अभी हम लोग जो रिमूवल पढ़ने वाले हैं ना, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को रिमूव करने का जो प्रोसीजर जो होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को रिमूव करने का जो प्रोसेस जो होता है ना, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर। ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन द सेम मैनर। ठीक है गाइज, यहाँ पे एकदम केयरफुली पढ़ना। एक्सेप्ट इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस जो होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने की, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग ये देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम लोग कब कर सकते हैं। तो देखो, अगर कोई प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी का कोई चार्ज हो ना, जब भी कोई प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी का कोई चार्ज हो, तब भी हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने के लिए जो रिजोल्यूशन जो होता है ना, रिमूव करने के लिए जो रिजोल्यूशन जो होता है, वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, दोनों के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और अगर रिजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी से जो पास हो जाता है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हैं। वापस एक बार मैं पूरी की पूरी प्रोसेस में रिपीट कर रहा हूँ। देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस जो होता है, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जो रिमूव करने के लिए जो रिजोल्यूशन जो होता है ना, तो वो रिजोल्यूशन लोकसभा और राज्यसभा के अंदर से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अगर ये स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास होता है, तो ही हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हैं। In other words, he can be removed by the president on the basis of the resolution passed to that effect by both the houses of the parliament with a special majority. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इधर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, तो कौन से ग्राउंड्स के ऊपर? ठीक है, तो देखो, मिसबिहेवियर, ये दो ग्राउंड्स के ऊपर हम लोग रिमूव कर सकते हैं, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ऑन दिस टू ग्राउंड्स। ठीक है, उसकी रिमूव करने की प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब देखो, अगर, ठीक है, तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये वाली स्लाइड के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यही सेम पॉइंट यहाँ पे रिपीट हुआ है। बाद में, एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर रीजनल कमिश्नर हो, ठीक है, अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर या फिर कोई रीजनल कमिश्नर हो, अगर इनको अगर रिमूव करना हो, ठीक है, इनको अगर रिमूव करना हो, तो प्रेसिडेंट को चाहिए रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट नीड्स रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन चाहिए? हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, उनकी रिकमेंडेशन चाहिए। सो एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और जो हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, ठीक है, हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ओके, they are eligible for reappointment. So the constitution has not debarred the retiring election commissioners from any further appointment by the
गवर्नमेंट। अब जो इलेक्शन कमीशन जो होता है उनकी पावर्स या फिर फंक्शंस क्या होती है, तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन जो है अपनी जो पावर्स और फंक्शंस तीन जगह से डिराइव करते हैं। तो वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल सोर्सेज लाइक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 और वेरियस कन्वेंशंस। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन जो है उनके पास कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो होती है। तो देखो, डिटरमाइनिंग द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सी whenever there are elections to the Lok Sabha, then our country is divided into several constituencies, and whenever there are election to state legislative assemblies, our state is divided into various electoral constituencies, right? Okay, so basically during elections our area is divided into constituencies, electoral constituencies. तो ये जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो एरिया जो होता है ना, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो टेरिटोरियल एरिया जो होता है वो कौन डिटरमाइन करता है, तो वो डिटरमाइन करता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट का यूज करके, ठीक है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, वो ये टेरिटोरियल एरियाज को डिटरमाइन करते हैं। किसके टेरिटोरियल एरियाज? जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती है उनके टेरिटोरियल एरियाज को डिटरमाइन करते हैं हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बाद में जो इलेक्टोरल रोल्स जो होता है ना वो कौन प्रिपेयर करेगा? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ये सब प्रिपेयर करेंगे। सो प्रिपेयरिंग एंड पीरियोडिकली रिवाइजिंग इलेक्टोरल रोल्स एंड रजिस्टरिंग ऑल एलिजिबल वोटर्स, नोटिफाइंग द शेड्यूल्स एंड डेट्स ऑफ बोथ द जनरल एंड बाई इलेक्शंस। तो जितने भी जनरल इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस की जो डेट होती है उनका शेड्यूल होता है वो अनाउंस करेंगे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बाद में जो नॉमिनेशन पेपर्स को स्क्रूटिनाइज करेंगे। तो ये सब काम जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, दे आर विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बाद में ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड एलोकेट इलेक्शन सिंबल्स टू देम। तो पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना, बाद में पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने के बाद उनको सिंबल्स एलोकेट करना। तो ये जो काम होता है वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है टू एंश्योर द फ्री एंड द फेयर इलेक्शंस। हमारी कंट्री के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना बहुत ही जरूरी है टू अपहोल्ड द डेमोक्रेसी। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना हो तो ये भी काम होता है इलेक्शन कमीशन का। बाद में रजिस्टर करने के बाद अगर पॉलिटिकल पार्टी को स्टेटस देना होता है, फॉर एग्जांपल कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है या फिर स्टेट पार्टी है, तो ये जो स्टेटस जो होता है वो कौन देता है? तो वो देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर फॉर रिक्विजिंग द स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। ठीक है, तो ये जो काम होता है वो होता है हमारा इलेक्शन कमीशन का। बाद में क्वासी जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस क्या होती है? देखो, अपॉइंटिंग ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्टोरल अरेंजमेंट के टाइम पे कोई डिस्प्यूट होता है तो अगर वहां पे इंक्वायर करना हो तो जो इलेक्शन कमीशन है वो ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकता है टू डिटरमाइन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखो, जब भी इलेक्शन जो होता है ना, तो इलेक्शन होने से कुछ टाइम पहले दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विल कम इनटू द पिक्चर। तो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है ना, इट इज बेसिकली सेट ऑफ द गाइडलाइंस। ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, दे आर बेसिकली सेट ऑफ गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, तो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को डिटरमाइन कौन करेगा और ये कब एप्लीकेबल होगा, ये जो काम होता है वो इलेक्शन कमीशन का काम होता है। टू एक्ट एज अ कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स टू देम। ठीक है, बाद में अगर कोई भी अगर इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल रिगिंग हो गया, बूथ कैप्चरिंग हो गया, वायलेंस हो गया, ठीक है, तब तब वैसे वाले केस के अंदर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पॉल्स को, इलेक्टोरल जो पोल्स होते हैं उन्हें कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, सो तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस, तब जो हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो ये इलेक्शंस को कैंसिल भी कर सकता है। बाद में एडवाइजरी फंक्शंस एंड पावर्स कौन सी होती है? तो देखो, ये हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं उनको एडवाइस भी कर सकते हैं रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है गाइस, तो अगर ये जो पार्लियामेंट जो है ना, ठीक है, अगर पार्लियामेंट में किसी मेंबर को अगर डिस्क्वालीफाई करना हो, तो अगर पार्लियामेंट में किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट नीड्स द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को अगर डिस्क्वालीफाई करना हो तो इलेक्शन कमीशन कैन एडवाइस द गवर्नर। मतलब
अगर गवर्नर, ठीक है, if any member of the state legislative assembly is to be disqualified by the governor, then this governor will need the advice of the election commission, okay, to advise the president whether elections can be held in the state under the president's rule. तो ये जो काम जो होते हैं वो किसके काम होते हैं? ये जो काम होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। देखो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो देखो गाइज ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है, ये इश्यूज जो है वो हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो एक बार तुम खुद पढ़ लेना, ठीक है, जैसे कि मनी पावर हो गया, मसल पावर हो गया, ओके, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, तो ये भी आपने बहुत पहले से ही पढ़ा होगा, ठीक है, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ठीक है, नॉन सीरियस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज इन पॉलिटिक्स। सो ये जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सो यू कैन रीड दिस ऑन योर ओन। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिटेल में मैंने डिस्क्राइब यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। देखो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, अब तो हमने हमने ये तो पढ़ लिया है, ठीक है, हमें ये सब पता है कि जो हमारे जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है वहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम्स है। तो अभी अगर हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए होते हैं तो हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, तो उसके लिए होते हैं लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, ओके। तो हम लोग पहले देखते हैं कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कौन से हमें लेने चाहिए। तो देखो सबसे पहला हो गया स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस में क्या होता है, देखो अभी एट प्रेजेंट क्या होता है, हमारे जो कंटेस्टेंट जो होते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस जो होते हैं, वो इलेक्शंस अगर कंटेस्ट कर रहे होते हैं तो उनकी एक लिमिट होती है, ठीक है। इतना लिमिट से ज्यादा वो लोग अपना एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, राइट। देयर इज अ पर्टिकुलर कैप ऑन द एक्सपेंडिचर बाय द पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स। नाउ बियॉन्ड दिस एक्सपेंडिचर पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट स्पेंड देयर मनी। लेकिन ऐसा देखा गया है कभी कभी ये जो लिमिट है वो एक्सीड हो जाती है। तो एक ऑल्टरनेटिव क्या है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। तो देखो गाइस, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन मतलब बेसिकली क्या होता है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के अंदर जो टैक्स पेयर्स का जो मनी होता है ना, टैक्स पेयर्स का मनी के मनी से ही हमें इलेक्शन को फाइनेंस करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो उससे एक एडवांटेज क्या होता है, देयर वुड बी प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अगर टैक्स पेयर्स का मनी अगर जा रहा है इलेक्शन के अंदर तो सही सी बात है, ठीक है। एक बात तो पूरी पक्की है कि पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी, दिस इज द ट्रूथ, ओके। ये बात बिल्कुल सही है कि टैक्स पेयर का मनी जाएगा, ठीक है। अगर स्टेट फंडिंग होगी तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, तो वो हमें पता चल जाएगा और इससे देयर वुड बी डिक्रीज इन करप्शन, ठीक है। देखो अभी क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है दे रिलाई ऑन द डोनेशंस, मतलब डोनेशंस आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट में, देर आर डोनेशंस गोइंग टू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो हमें पता नहीं होता कि किस किसने यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है, ठीक है। हु आर दी पर्सन्स डोनेटिंग टू दी पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगर तो यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये वाला जो प्रोसेस है वहां पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन हम लोग स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस करेंगे तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी होगी और हम लोग करप्शन को भी हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे। बाद में अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर हम लोग करवाते हैं, ठीक है, तो एक ही साथ मतलब पार्लियामेंट का भी इलेक्शन करवा लिया, बाद में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का भी इलेक्शन करवा लिया, बाद में जो लोकल बॉडीज है वो भी उनका भी इलेक्शन हमने करवा लिया। तो इससे बेसिकली क्या होता है, टाइम रिड्यूस होता है, देयर वुड बी रिडक्शन ऑफ द टाइम, ओके। और पॉलिटिकल पार्टीज जितना पैसा स्पेंड करती है वो भी कम होगा। अब देखो, अब क्या होता है कि देखो जब भी इलेक्शन पास में होते हैं, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन होने वाले हैं जून के अंदर, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो ऐसा होता है कि जो रूलिंग पार्टी जो होती है, तो इलेक्शन के कुछ महीने पहले, सपोज फॉर एग्जांपल मार्च के महीने में, गाइज ये एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल फेब्रुवरी का जो मंथ चल रहा है, वहां पे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, अगर वो ऐसे कोई मेजर्स अनाउंस कर दे, ठीक है, जैसे कि पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट। तो ये जो पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट जो होती है वो क्या होती है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर दी कि अगर हम लोग इस बार इलेक्शन जीतेंगे तो हम लोग इतना पैसा यहाँ पे खर्च करेंगे, इतनी एम्प्लॉयमेंट हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट का, जिससे पब्लिक जो है, जिससे जो वोटर्स जो है उनका उनका ध्यान यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, ये अनाउंसमेंट के अंदर, ये प्रोमिस के ऊपर। तो ये जो होता है पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट जो होती है वो एक रूलिंग पार्टी को एक अनफेयर एडवांटेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्या होता है देखो,
सबसे पहला तो ये देखो कि ये वाला जो केस है ना, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि तुम एक लॉ लेके आओ जिससे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स हो वो कम हो जाए। ठीक है, इट इज प्रिवेंटेड टू प्रिवेंट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, टू प्रिवेंट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, this particular case was there. In this particular case, Supreme Court asked the Parliament to frame a law to prevent the criminalization of politics and take concerted efforts to cleanse the political systems of the country. तो देखो हमारा जो FRBM जो एक्ट होता है ना 2003, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, तो वो फिजिकल डेफिसिट के ऊपर एक कैप लगाता है। मतलब फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो एक पर्टिकुलर टारगेट से आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी कैप लाने की बात चल रही है। ये जो पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट जो होती है ना, जैसे कि हम लोग पावर में आने के बाद हम लोग इतना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, इतना पैसा हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, जस्ट वन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये रूलिंग पार्टी को अनफेयर एडवांटेज देता है। तो ये जो पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट होते हैं ना कि हम लोग यहाँ पे 20,000 करोड़ डालेंगे, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़, तो ये जितने भी जो पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट होती है वहां पे कैप लाने की इंट्रोड्यूस्ड है। ठीक है, सो इफ देयर इज अ कैप इंट्रोड्यूस्ड इन पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट based on the proportion of the budgetary resources they have by the parties within the ambit of law, then perhaps all political parties will be having a level playing field and unsustainable populist measures could be kept under check. तो कभी कभी ऐसी जो अनाउंसमेंट्स होती है वो कभी कभी फिजिबल नहीं होती है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो अनसस्टेनेबल पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट जो होती है इट विल बी अंडर चेक। अब जो लॉ कमीशन जो है, लॉ कमीशन ने अपनी 255 रिपोर्ट जो है, लॉ कमीशन की जो 255 रिपोर्ट जो आई थी, उन्होंने क्या बोला कि हमें जो इलेक्शन कमीशन जो है उसे हमें स्ट्रेंथन करना है। वी नीड टू स्ट्रेंथन द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास ज्यादा पावर्स आएंगी। ठीक है, उसके पास ज्यादा पावर्स आएगी, बाद में उनकी इंडिपेंडेंस भी इंक्रीज होगी। वी नीड टू इंक्रीज द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। कभी कभी ऐसे एलिगेशंस लगते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस है, तो हमें क्या करना है कि इलेक्शन कमीशन को हमें स्ट्रेंथन करना है सो दैट इट इज मोर इंडिपेंडेंट एंड इट हैज गॉट मोर पावर्स। और राइट नाउ हमारी कंट्री के अंदर कौन से सिस्टम है, हमारी कंट्री के अंदर है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सपोज फॉर एग्जांपल ये जो ए कैंडिडेट है और ये बी कैंडिडेट है, अगर इसने 100 वोट्स अगर सिक्योर किए हैं और अगर इसने 101 वोट्स अगर इसे सिक्योर कर लिए, मतलब अगर इससे सिर्फ एक ही वोट अगर सिक्योर कर लिया है तो भी बी कैंडिडेट जो है, बी कैंडिडेट विल बी द विनर इवन दो ही इज विनिंग ओनली बाय 1 वोट। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो क्या होता है, ऐसा एक सिस्टम लेके आओ जहां पे एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलने ही चाहिए, मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलने ही चाहिए। तो ऐसे सिस्टम लाने की यहाँ पे बेसिकली बात चल रही है। ठीक है, तो दिस वुड restrict the criminals from getting elected as not everybody in constituency votes on the party lines. Okay, अब लिमिट ऑन पार्टी एक्सपेंडिचर, देयर मस्ट बी अ लिमिट ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ द पार्टी। तो देखो पॉलिटिकल पार्टीज जितना एक्सपेंडिचर करती है उतने अकाउंट्स में से, तो उनके जो अकाउंट्स जो होते हैं उनका ऑडिट होना चाहिए। ओके, ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो ऑडिट होना चाहिए, प्रॉपर ऑडिट की कितना पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, और इससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, दिस वुड इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी ब्रॉट अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अभी जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है अभी आरटीआई के अंदर नहीं आती है, दे आर नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई। सो पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के अंदर हमें लेके आना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच वी कैन इम्प्रूव, वी कैन prevent the criminalization of the politics. All the parties should be given equal media space or air so that provide a level playing field. देखो क्या होता है, ऐसे एलिगेशंस होते हैं कि जो मीडिया जो है इट इज बायस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, तो इससे पॉलिटिकल पार्टी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी जो बहुत बड़ी है उसे अनफेयर एडवांटेज मिलता है। तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल मीडिया स्पेस मिलनी चाहिए। ठीक है, बाद में वोटर्स को हमें वोटर्स के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, वोटर शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए। ओके,
सो वोटर्स नीड टू बी एजुकेटेड रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर वोट। देखो कभी बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम लोग वोट देने जाएंगे नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। तो यही सोच हमें बदलनी होती है। तो वोटर्स को हमें एजुकेट करना है कि उनके जो वोट है उनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो हमें वोटर्स के अंदर अवेयरनेस बढ़ानी है। ठीक है, वोटर शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड। वो जो कैंडिडेट्स उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जो कैंडिडेट वहां पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, वो क्या काम करने वाला है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसने पहले कौन सा काम किया है। तो वोटर्स लोग जो होते हैं उनके अंदर अवेयरनेस हमें इंक्रीज करनी है। ओके, so these were the some of the suggestions in which we can improve the electoral reforms, in which we can have the electoral reforms. अब वे फॉरवर्ड क्या है? देखो, there is a need for fixing the governance system and effective regulation of political financing। ठीक है, हमें जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको फिक्स करना है, उसको इम्प्रूव करना है। और पॉलिटिकल फाइनेंसिंग जो है वहां पे इफेक्टिव रेगुलेशन होना चाहिए। ठीक है, इट इज क्रूशियल टू प्लग द लूपहोल्स इन द करंट लॉज टू मेक द एंटायर गवर्नेंस मशीनरी मोर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट। तो हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट को अगर हमें अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट अगर बनाना है, तो जो करंट लॉस के अंदर जो लूपहोल्स जो होते हैं ना, जो लॉस के अंदर जो लूपहोल्स जो होते हैं उसको हमें रोकना है। ठीक है, वी नीड टू रिमूव दिस लूपहोल्स इन द करंट लॉस। लिंकिंग वोट विद द टेंजिबल कॉन्सिक्वेंसेस। देखो क्या होता है कि कभी कभी लगता है कि, देखो बहुत लोगों को लगता है कि जो लोग जो होते हैं, अगर वो लोकसभा में अगर लोकसभा के कैंडिडेट्स को अगर इलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि इनको इलेक्ट करके फायदा क्या होगा। ठीक है, मतलब उनके वोट की वैल्यू क्या है, हम लोग जो लोकसभा के लिए जो वोट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो पता है, इससे इससे बहुत लोगों के अंदर, ठीक है, वो लोग वोट देने जाते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि उनके वोट वोट की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय अवेयरनेस। लोगों को हमें समझाना है कि उनकी वोट की क्या वैल्यू है। तो इसका पता है, इसका एक सोल्यूशन ये होता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल बॉडी कर सकते हैं। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर जो लोग हैं, अगर वो अपने लोकल इलेक्शन में वो लोग पार्ट लेते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेटर्स, राइट, अगर जो हमारी जो म्यूनसिपालिटीज जो होती है, अगर म्यूनसिपालिटीज के इलेक्शन में वो लोग पार्ट लेते हैं, और अगर ये जो लोग हैं अगर किसी पॉलिटिशियन को इलेक्ट करते हैं ऑन द लोकल लेवल, एंड अगर लोकल लेवल पे ये पॉलिटिशियन अगर कोई काम करेगा, ठीक है, इफ एनी कॉर्पोरेटर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर इज गोइंग टू वर्क एट द लोकल लेवल, तब जाके उनको पता चलेगा कि किस तरह हमारे जो वोट का फायदा होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लॉन्ग टर्म एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल बॉडी, लोकलाइज पावर मस्ट बी डन। ठीक है, मतलब जो लोकलाइज पावर है जैसे कि म्यूनसिपालिटीज हो गया, कॉर्पोरेटर्स जो हो गए, it should be done so that people could see the changes happening immediately at their level। तो अगर लोकल लेवल के ऊपर तुम इलेक्शन, ठीक है, लोकल लेवल के ऊपर अगर लोग वोट डालेंगे, और अगर लोकल लेवल के जो पॉलिटिशियंस है वो काम करेंगे, तो लोगों को समझ में आएगा किस तरह से हमारे वोट की वजह से लोकल लेवल पे काम हो रहा है। ओके, सो दैट पीपल कुड एक्चुअलाइज एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर वोट्स। दिस वुड इनहिबिट गेटिंग फ्रीबीज टेंडेंसी अमंग्स द पीपल। Also, local bureaucracy must be made accountable and held responsible so that their burden is not borne by the political parties। Okay guys, बाद में देखो क्या होता है कि जो वोटर होता है ना, उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करे। ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर जो वोटर जो है उसके पास कोई राइट नहीं है गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने का, अगर वो कॉम्प्रोमाइज करेगा अपनी मॉरल वैल्यूज के ऊपर, अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई कैश या फिर गिफ्ट ले रहा है, ठीक है, तो जो वोटर मॉरल वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज करता है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से गिफ्ट या फिर कैश ले रहा है, तो उसको कोई राइट नहीं है कि वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करे। Therefore, citizens must vote in elections based on character, conduct, caliber, and capability of the candidates, and not based on the caste, caste, community, criminal records. Right? This could be the ultimate solution to check money power in politics. तो citizens जो होते हैं उनको वोट करना चाहिए ऑन बेसिस ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर देख के, कंडक्ट देखकर, कैलिबर देखकर, कैपेबिलिटी देखकर, rather than looking at the rather than looking at caste, caste, community and criminal प्रोवेस। ओके, तो देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जो होती है, द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हु हैव टेकन द प्लेज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स आर चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल फ्रेमवर्क डज नॉट गेट टेंटेड विद द इविल ऑफ करप्शन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जो होती है, जो बॉडीज जो होती है, विच आर इन चार्ज ऑफ कीपिंग दिस इलेक्शन प्रोसेस फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, वो अपना काम सही से करे। ठीक है, अगर वो अपना काम सही से कर रही है तो ऐसा इंश्योर होगा कि जो इलेक्शंस जो है वहां पे कोई करप्शन नहीं होता है। ओके गाइस, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, हियर आई एम एंडिंग द लेक्चर। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर लिसनिंग।